ओंकिला अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में रहती थी जो चाइना के काफी नजदीक था। ओंकिला के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और 3 छोटे बच्चे थे। ओंकिला के परिवार का खर्चा खेती किसानी से चलता था। चूँकि ओंकिला का गांव चाइना के पास था, इसलिए ओंकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मनचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बहुत अच्छी तरह से बनाना आते थे। ओंकिला की माँ खेत में काम करती और ओंकिला घर पर ही रहकर खाना बनाती। क्या हुआ माँ, आज आप बहुत लेट हो गई? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन अगर हमारा खेत गया तो हमें मुआवजा भी तो मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, आप खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छे बनाती हैं, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओंकिला, तू इसे पढ़ाती नहीं है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे पढ़ाने से नहीं पढ़ता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओंकिला, हमारी जमीन चली गई। 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या इन रुपयों से हम गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तू विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है। परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बहुत सहायता मिल जाती है। ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुँची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ कोई काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ एक मोमोज बनाने वाले की जरूरत है। मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और खाना पीना भी खूब चलता। ओंकिला के हाथ के टेस्टी मोमोज लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई खूब बढ़ रही थी, लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने यहाँ के वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने होने जा रहे हैं। मैं घर पर अभी तक मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, अंकल, मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पैसे नहीं भेज पा रही। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट पर काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आ जाता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने को देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को सिर्फ 8,000 रुपए ही दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के कठोर व्यवहार की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं? कुछ रुपए हैं मेरे पास, थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पर कम ही लोग मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब हर महीने लगभग 20,000 रुपए कमाने लगी।
विष्णु को ओंकिला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने मेरा एकाधिकार समाप्त कर दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो इससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओंकिला के पास जाकर बोला, ओंकिला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2000 बढ़ा दूंगा। नहीं अंकल, अब मैं 20,000 कमाती हूँ। मुझे आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूं? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओंकिला के मुंह से कड़क जवाब सुनकर विष्णु का खून उबलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस करें। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके अहंकार को चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओंकिला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट के पास से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है। तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओंकिला को धमकी देकर चले गए। ओंकिला को बहुत देर बाद सांस आई। ओंकिला ने फोन पर अपनी माँ से बात की। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तू अपना काम जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओंकिला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुंची। विष्णु भाई, आप यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत करिए, वरना आपके लिए कानूनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के जाने के बाद विष्णु सोचने लगा, बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओंकिला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए। इसके तो पैसे जाएंगे। ये फ्री है। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं अभी आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग करते थे, इसलिए ओंकिला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। ओंकिला ने अपना मोबाइल लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने ओंकिला के बैंक अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओंकिला अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है। ओंकिला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हुई है। ओंकिला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओंकिला ने पुलिस स्टेशन में लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओंकिला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओंकिला का सारा सामान रखा रहता था। ओंकिला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के पैसे थे और ना ही सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ ओंकिला, तुम रो क्यों रही हो? ओंकिला ने नौरेन को सारी आप बीती सुनाई। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना ओंकिला, मैं परसों ही अपनी बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे शादी में खर्च हो गए। ओंकिला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे ओंकिला मोमोज खिलाती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं लुटी हुई बैठी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण देवता ने ओंकिला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र की रेत पर फैला देना। उनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सिर्फ तुम ही पौधों से अलग कर सकोगी।
ऐसा कहकर वरुण देवता गायब हो गए। ओंकिला ने बीजों को रेत पर डाला और अगले ही दिन पौधे निकल आए जिन पर मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक कटोरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने रेत में मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना एक भी पौधा जमीन से उखड़ा। विष्णु बाजार से कुछ जहरीले कीड़े ले आया जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक ट्रॉली में ढेर सारा लकड़ी का बुरादा भरकर लाया और उसने बुरादे को मोमोज के पौधों पर डाल दिया और फिर उसने बुरादे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। ये बारिश को भी अभी आना था। तभी नौरेन वहाँ पर आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं सर? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान हैं। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐ नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कोई असर नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला के इन फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु अंकल, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाऊंगी और आपकी शिकायत करूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो ओंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गांव जा और किसी तरह ओंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो लोग बीमार पड़ गए तो ओंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस लौटना पड़ेगा और इस तरह ओंकिला मेरे रास्ते से हट जाएगी। तुझे मैं इस काम के बदले 50,000 रुपए दूंगा और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन संकट में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास मालिक का ऑर्डर पूरा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान, मुझे माफ करना। ने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसी की मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बहुत भरोसा करती थी। बहुत खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है। ऐसी बेटी किस्मत वालों को ही मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन नष्ट तो कर ही सकते हैं। विष्णु एक रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता वरुण देवता में बदल गया और वरुण देवता ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। वरुण देवता उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, ओंकिला के व्यापार में
किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे भी वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब वरुण देवता ने विष्णु को उठाकर समुद्र किनारे फेंक दिया और वे वहाँ से गायब हो गए। वे ओंकिला के घर पहुँचे और ओंकिला के परिवार को भी अच्छा कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम धंधा पहले की तरह चलने लगा। एक गांव में संपत नाम का अंधा व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी रुक्मणी संपत का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी। वो दिन रात संपत को उसके अंधे होने के ताने मारती रहती थी और संपत को भूखा भी रखती थी। संपत बेचारा गांव में कुछ घरों से रोटी मांगकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन संपत एक दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी गांव का एक बिगड़ैल युवक मनोज आकर संपत से बोला, सुना है आजकल तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं दे रही। कितनी बार कहा है मनोज कि अपने काम से काम रखा करो। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। क्योंकि ये मेरे परिवार का निजी मामला है और तुम इसमें दखल ना दो तो ही अच्छा है। अपने काम से काम रखो। तो अपने घर के निजी मामले अपने ही घर पर रखो ना। अपनी पत्नी को कुछ मर्यादा सिखाई है या नहीं सिखाई? तुम कहना क्या चाहते हो मनोज? यही कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर गांव के मुखिया के पुत्र राकेश के साथ चल रहा है। कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखा था। राकेश तो भाभी से ऐसे मजाक कर रहा था जैसे कि वो उसकी पत्नी हो। अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरी पत्नी के चरित्र पर आरोप लगा रहे हो। सारा गांव जानता है कि तुम्हारी पत्नी रुक्मणी चरित्रहीन है और तुम अंधे नकारा किसी काम के नहीं। वैसे एक बात बोलूं संपत भैया, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो चलने के लिए भी एक लकड़ी के सहारे की जरूरत पड़ती है। भाभी ने तो तुमसे विवाह करके तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी एक पत्नी है, वरना इस गांव में बहुत से ऐसे हट्टे कट्टे युवक भी हैं जो बेचारे कुंवारे ही घूम रहे हैं। मनोज की बात सुनकर संपत क्रोधित होकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रुक्मणी? तुम मुखिया के लड़के के साथ हंसी मजाक करती हो, वो भी अश्लील तरीके से। ये तुमसे किसने बोला? मनोज ने। और सिर्फ मनोज ने ही नहीं, गांव के न जाने कितने लोगों से मैं तुम्हारे बारे में घटिया बातें सुन चुका हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रुक्मणी। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किसी की पत्नी हो। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो बचपन से अंधा हूँ। तुम इस बात को जानती थी? हाँ किया था, तुम्हारी जमीन जायदाद के लालच में किया था। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा नाकारा पिता वसीयत में ये लिख कर गया है कि उसका अंधा पुत्र संपत किसी भिखारी के नाम तो अपनी संपत्ति कर सकता है, पर अपनी पत्नी के नाम पर नहीं कर सकता और न ही उसे बेच सकता है। मेरे पिताजी के बारे में बुरा भला मत बोलो रुक्मणी। वो जानते थे कि मैं अंधा हूँ और लोग मेरा फायदा उठाएंगे। इसी वजह से वो इस तरह की वसीयत करके गए हैं। और वैसे भी मेरी संपत्ति का जितना भी किराया आता है उसे तुम ही रखती हो रुक्मणी, और उसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। यहाँ तक कि तुम मुझे धोखा देती हो, मुझे पेट भर का भोजन भी नहीं देती। गांव के दूसरे घरों से मुझे मांग मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। अरे अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? रुक्मणी की बात सुनकर संपत बहुत भावुक हो गया। ठीक है रुक्मणी, मैं जाता हूँ और वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। संपत बेचारा अपने घर से रोता हुआ सड़क की ओर निकल गया और एक रोड पर जाकर बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ पर गांव का व्यक्ति बलवीर, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, संपत के पास आकर बोला, अरे क्या हुआ संपत भैया? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया जो यहाँ उदास बैठे हो? कभी कभी मैं सोचता हूँ बलवीर भैया कि भगवान ने मुझे जीवन ही क्यों दिया, और अगर दिया तो मुझे अंधा क्यों बना दिया। अरे संपत भैया, तुम तो रो रहे हो, क्षमा करना, मैंने तुम्हारी आंखों पर गौर नहीं किया। मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मुझे घास तक नहीं डालती। ये दुनिया ऐसी ही है संपत भैया। अगर तुम्हारी आंखें सही होती ना तो शायद तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं करती। अब तुम घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे भी ट्रक लेकर निकलना है। बलवीर भैया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। संपत भैया, मुझे बहुत दूर जाना है। मुझे गाड़ी का माल लेकर पंजाब निकलना है, और पंजाब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। तुम थक जाओगे। नहीं बलवीर भैया, मैं कुछ महीने अपने गांव और अपने घर से दूर रहना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलो, या फिर तुम भी मुझे इस गांव के लोगों की तरह बोझ ही समझते हो। कैसी बातें कर रहे हो संपत भैया?
भला मैंने तुम्हें कभी बोझ समझा है क्या? अरे मेरी पत्नी जब भी रात का भोजन बनाती है ना, तो मुन्ना से बोलती है कि जाकर संपत भैया को बुला ला, उनकी पसंद का भोजन बनाए। अब चलो मेरे साथ। बलवीर एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। संपत बलवीर के साथ ट्रक में बैठ गया। आधी रात तक ट्रक चलता रहा। अचानक ट्रक के चारों टायर में एक ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ बलवीर भैया? पता नहीं संपत भैया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इतना कहकर बलवीर ट्रक से उतर गया और संपत भी। ये तो ट्रक के चारों टायर बुरी तरह से फट गए हैं और यहाँ पर आसपास से ट्रक भी बहुत कम गुजरते हैं। हम तो फंस गए। संपत घबराते हुए बोला, अब क्या होगा बलवीर भैया? सोचने दो संपत भैया, कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों इस जगह पर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तभी बलवीर की नजर नजदीक खड़े एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक को देखकर बलवीर बुरी तरह से हैरत में पड़ गया। वो ट्रक रात के अंधेरे में बुरी तरह से जगमगा रहा था। बलवीर दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास पहुंच गया। ट्रक को देखकर उसकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ट्रक पूरा मिट्टी का बना हुआ था। बलवीर संपत की ओर देखकर बोला, संपत भाई, मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह का ट्रक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मिट्टी का ट्रक ऐसे बना हुआ है मानो जैसे कि पूरा का पूरा असली हो। ध्यान से देखो बलवीर भैया, हो सकता है इसका मालिक भी इसी में मौजूद हो। पागल हो गए हो क्या संपत भैया? कोई नहीं है यहाँ पर। तो फिर ट्रक को स्टार्ट करके देखो, हमें तो बस इस वीरान जगह से बाहर निकलना है। संपत की बात बलवीर को जच गई। बलवीर ने संपत को ट्रक के अंदर बिठा दिया। उसने जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट हो गया। कमाल है, अजीब बात है, मिट्टी का ट्रक स्टार्ट कैसे हो सकता है? बलवीर ने गियर डाला ही था कि तभी एक बड़ा सा घेरा, जो कि दूर से बिल्कुल ब्लैक होल की तरह मालूम होता था, बलवीर के सामने बन गया और वो ट्रक अपनी फुल रफ्तार से उस ब्लैक होल में समा गया। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बलवीर चीखते हुए संपत से बोला, संपत भैया, तुम ठीक तो हो? यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो डर लग रहा है। अरे बलवीर भैया, मेरे जीवन में तो पिछले 25 सालों से अंधेरा है। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, संपत भैया तो बेचारे स्वयं अंधे हैं। तभी बलवीर को सामने सूरज उगता हुआ नजर आया और देखते ही देखते वो ट्रक एक रोड पर जाकर खड़ा हो गया। बलवीर संपत को लेकर उस ट्रक से बाहर निकलकर आ गया और हैरत से चारों ओर देखने लगा। उसने देखा कि सूरज सर पर था। क्या हम पंजाब पहुंच गए? पंजाब नहीं संपत भैया, हम तो पता नहीं कहां पहुंच गए, समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ चंद सेकंड पहले तो इस ट्रक में बैठे हुए थे, अचानक इतनी जल्दी दोपहर कैसे हो गई? और ये कौन सा गांव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमने इस ट्रक में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे तो बेहतर हम उस सुनसान वीरानी जगह पर ही थे। इतना कहकर बलवीर ने क्रोधित होकर एक घूंसा ट्रक पर मार दिया। बलवीर के घूंसा ट्रक में पड़ते ही उस मिट्टी के ट्रक में धूल उड़ने लगी, मगर जैसे ही वो धूल के कण संपत की आंखों में पड़े, संपत को सब दिखाई देने लगा। मुझे अब दिखाई दे रहा है बलवीर भैया, तुम तो काफी लंबे और चौड़े हो। क्या मजाक कर रहे हो संपत भैया? मजाक नहीं कर रहा बलवीर भैया, सच कह रहा हूँ। तुमने इस वक्त नीली कलर की पगड़ी, ब्लैक कलर की पैंट और लाल रंग की शर्ट पहन रखी है। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है संपत। तभी संपत उस जगह को बहुत गौर से देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में तेज धमाका हुआ और वो दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। बलवीर भी संपत के पीछे दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। तभी संपत की नजर एक बच्चे पर पड़ी, जो कि कुछ बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और बच्चों से जिद कर रहा था कि वो झूला बहुत तेज झुलाएं। संपत ये दृश्य विस्मय भरी नजरों से देखते हुए बलवीर से बोला, बलवीर भैया, तुम्हें पता है कि बच्चा कौन है? मुझे क्या पता कि ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को गौर से देखो बलवीर भैया, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा कौन है। और सामने उस बच्चे को भी देखो। संपत के कहने पर बलवीर उन बच्चों को गौर से देखने लगा। वो हैरत से मुंह फाड़ता हुआ संपत की ओर देखकर बोला, ये तो तुम हो संपत भैया, और तुम्हारे बगल में जो बच्चा खड़ा है वो तो हमारे गांव का बल्ली है। अब बलवीर ने चारों ओर गौर से देखना शुरू किया
तभी उसकी नजर दूर बसे एक गांव पर पड़ी। बलवीर चीखता हुआ बोला, ये तो हमारा ही गांव है। लगता है हम समय के पीछे पहुंच गए हैं। तभी संपत ने देखा कि उसके बचपन वाला रूप, जो कि झूले में बैठा हुआ तेज तेज झूला झूल रहा था। संपत दौड़ता हुआ अपने बचपन के पास जाकर बोला, घर जाओ बेटा। कौन हो तुम? मैं तुम ही हूँ। मैं तुम ही हूँ से क्या मतलब है आपका? ये मतलब कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ तुम्हें समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद तुम इस झूले से गिर जाओगे और तुम्हारा सर उस पेड़ से टकरा जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरा ही बचपन हो। मैं समय के पीछे आ गया हूँ। संपत बचपन में भी बहुत भोला था। संपत की बात सुनकर संपत का बचपन का रूप चुपचाप झूले से उतर गया और अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर की ओर चला गया। तो इसका मतलब संपत भैया, तुम इसी जगह इसी स्थान पर अंधे हुए थे? हाँ, मुझे बचपन में बहुत तेज झूला झूलने की आदत थी और एक दिन मैं गिर पड़ा और मेरा सर उस पेड़ से टकरा गया और फिर मैं अंधा हो गया। तभी धरती से कुछ रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और संपत और बलवीर के शरीर उन किरणों में नहा गए। वो दोनों सीधे उसी मिट्टी के ट्रक में जा पहुँचे और मिट्टी का ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो ट्रक स्टार्ट हुआ, सामने वही ब्लैक होल बन गया। मिट्टी का ट्रक उस ब्लैक होल के अंदर जाकर समा गया। कुछ ही देर में संपत और बलवीर उसी स्थान पर खड़े थे जहां उन्हें वो ट्रक मिला था। संपत और बलवीर तुरंत ट्रक से बाहर निकल आए। संपत को अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था। लगता है तुमने वक्त को बदल दिया, लेकिन ये जादुई ट्रक यहाँ पर आया कैसे? नहीं बालवीर, वक्त को बदलने की ताकत इंसान के हाथ में नहीं है। सच तो ये है कि ईश्वर को मुझ पर तरस आ गया और उसने मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार किया। ईश्वर ने मुझे 30 साल पहले ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं अंधा हुआ था। तभी उस ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, मैं एक जादुई ट्रक हूँ, टाइम ट्रेवल वाला ट्रक। जो भी मेरे ट्रक के अंदर बैठता है वो अपने बचपन के काल में पहुंच जाता है और वो भूतकाल और भविष्य में कहीं भी पहुंच सकता है। अगर मुझे किसी और के बचपन में जाना हो और उसके भविष्य को बदलना हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते संपत। मैं सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के भूतकाल में जा सकता हूँ जिनके लिए बदलाव भविष्य में बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति की मदद करनी हो तो रात के अंधेरे में इसी जगह पर चले आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। संपत और बलवीर अपने घर वापस आ गए। संपत की आंखों में रोशनी देखकर उसकी पत्नी रुक्मणी हैरत से बोली, अरे आपकी तो आंखों की रोशनी वापस आ गई। पता है आपको, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मुझे पता है रुक्मणी कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे अभी तुम कहाँ से आ रही हो? रात भर आपका बाहर इंतजार करती रही, वहीं से आ रही हूँ। तभी संपत ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। निकल जाओ यहाँ से रुक्मणी, तलाक के नोटिस तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे। मुझे तुम्हारी जैसी चरित्रहीन पत्नी के साथ और समय व्यतीत नहीं करना। तुम चरित्रहीन होने के साथ साथ एक लालची औरत भी हो। तुम रात भर मुखिया के लड़के के साथ रही हो। मुझे ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुखिया ने ही बताई है, क्योंकि वो भी अपने लड़के के चरित्र से बहुत ज्यादा परेशान है। रुक्मणी हाथ जोड़ती रही, मगर संपत ने अब उसकी एक भी बात नहीं सुनी। संपत ने एक दूसरा विवाह कर लिया। आज भी वो उस टाइम ट्रेवल मिट्टी के बने हुए ट्रक के द्वारा दूसरे लोगों के भूतकाल और भविष्य काल में जाकर उनकी मदद करता रहता है।